अस्सलाम वालेकुम। अफ़गानिस्तान साइड से पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी है उसको रोकना पाकिस्तानी रियासत की भी और तमाम इदारों की भी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान ने 40-50 साल जो अफ़गानिस्तान के लिए खिदमात सर अंजाम दी, उसका फल हमें ये मिल रहा है कि रोज़ाना वहाँ से हमला होता है पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर और पाकिस्तानी कौम के बेटों को लहू से नहलाया जाता है। इसको कोई कौम भी दुनिया की बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारे यहाँ एक पॉलिसीज़ के अंदर एक बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है। किसी ज़माने में एक स्ट्रेटिजिक डेप्थ का तस्वुर पाकिस्तान में पाया जाता था। जनरल हमीद गुल उसको बहुत नुमाया अंदाज में पेश किया करते थे और उसी राय के अंदर हमने अफ़गानिस्तान की बहुत खिदमत की, अफ़गान महाजरीन को बहुत अच्छे से संभाला। मिलियंस पाकिस्तान में और मिलियंस की हमने खिदमत की। वो इल्ज़ाम देते हैं कि डॉलर मिलते थे अक़वाम मुत्तहिदा से और दुनिया से उन महाजरीन को संभालने के लिए, लेकिन वो मिलते थे 5, 7, 10 लाख लोगों के संभाले यहाँ से 50 लाख लोगों को जाता था। तो पाकिस्तान अपने महदूद वसाइल में ये खिदमत करता रहा, लेकिन उसका कभी भी ये नतीजा नहीं निकलना चाहिए था जो आजकल निकला हुआ है। और ये कुछ अनहोनी नहीं है जो पाकिस्तान के साथ हो रही है। अफ़गानिस्तान 47 से लेकर ऑनवर्ड उसका पाकिस्तान के साथ एक मुखासमाना रवैया ही रहा है। उनकी खुफिया एजेंसियाँ भी पाकिस्तान के अंदर माजी में भी बम धमाकों में मुलव्वस रही और माजी करीब की भी जितनी हुकूमतें थीं, कारज़ाई की हों, अशरफ गनी की हों, वो भी पाकिस्तान मुखालिफ ही थी और उनका झुकाव हमेशा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ होता था। तालिबान को पाकिस्तान के बच्चे कहा जाता था। जनरल नसीरुल बाबर जो थे उन्होंने किसी ज़माने में जनरल बाबर को कहा जाता है कि उन्होंने ये जो तालिबान थे इनको पाकिस्तानी मदरसों से बने हुए जो बच्चे थे, पढ़े हुए बच्चे थे, इनको ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो खाना जंगी थी सोवियत यूनियन टूटने के बाद और वहाँ से रेड आर्मी के विड्रॉल के बाद उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया इन तालिबान को। तो ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे मुखालिफ नहीं जाएंगे, लेकिन ये हमारे बच्चे भी कभी अपने बच्चे नहीं थे। तो हमारी पॉलिसियाँ जो है उनकी गलती का सबसे पहले इतराफ़ करके आइंदा के लिए राह दुरुस्त करनी चाहिए। और दुरुस्त राह ये है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी काबिल कबूल नहीं है। उसका रास्ता और स्टेप्स कौन से होंगे इसके ऊपर बहस हो सकती है। जो कतर प्रोसेस था अमेरिका और तालिबान के दरमियान यूएस विड्रॉल से पहले, उसके अंदर तालिबान ने इन राइटिंग कमिट किया हुआ है उस दोहा प्रोसेस के अंदर कि अफ़गान सरजमीन इलाके के हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन TTP को पूरी इजाज़त उन्होंने दे रखी है कि जो दिल आए पाकिस्तान में जाएँ, हमला करें। BLA को पूरी इजाज़त दे रखी है, वो वहाँ बैठते हैं, इंडियन गवर्नमेंट उनको फ़ंड करती है, उनको टारगेट्स असाइन करती है, वसाइल देती है, पूरी इन्फॉर्मेशन उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है और वो पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमलावर होते हैं। ये तरीक़ाकार पाकिस्तान के लिए दाखिली खुद मुख्तारी के अंदर एक बराह रास्त हमला है और पाकिस्तानी रियासत को इसका सूनर और लेटर मुकम्मल तौर पर सदेबाब करना है। जो टर्की के अंदर बातचीत थी उसका नतीजा भी बहुत ज़्यादा पहले ही लोग पुरुमीद नहीं थे, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस है काबुल के ऊपर इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट का वो बहुत ज़्यादा है और इंटरनली मुकम्मल इंस्टेबिलिटी है अफ़गानिस्तान के अंदर। वहाँ 50 ग्रुप्स हैं तो 50 ही उनके सरदार हैं, उनके लीडर हैं। सारे डरे डरे सहमे सहमे काबुल के अंदर भी बैठे होते हैं कि कौन सा ग्रुप हावी उनके ऊपर कल हो जाएगा। नॉर्थ के अंदर उनकी गिरफ्त पहले ही टूट रही है और जो पश्तून बेल्ट है उसके अंदर भी उनकी गिरफ्त जल्दी टूट जाएगी, कायम नहीं रह सकेगी। सिराज के साथ और जो कंधारी ग्रुप है उसकी भी आपस में बन नहीं रही है। तो ये सिलसिला ज़्यादा आगे चलना नहीं है, लेकिन इंस्टेबिलिटी उसके नतीजे में पाकिस्तान में आई, ये काबिल कबूल नहीं है। जो इस्तांबुल प्रोसेस के बाद की डेवलपमेंट है उसमें ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दी है और ख्वाजा आसिफ को ये स्टेटमेंट इसलिए देनी पड़ी कि काबुल से बयानात इस तरह आ रहे थे कि हम इस्लामाबाद के अंदर जाकर धमाका करेंगे, इस्लामाबाद पे ऊपर जाकर हमला करेंगे। तो ख्वाजा आसिफ का बड़ा धांसू किस्म का डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि तोरा बोरा में ये जो दुम दबा के भागे थे, अगर दोबारा इनको शौक़ है कि तोरा बोरा में क्या हुआ था तो हम करके दिखा सकते हैं। और एक स्टेटमेंट उन्होंने कैमरा के ऊपर भी दिया कि पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर अगर हमला हुआ तो अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर भी कार्रवाई करनी पड़ी तो वो भी करेंगे। सुनिए क्या कहा ख्वाजा। काबुल किसी मरले पे भी जो है मुखलिस नहीं था। वो हिंदुस्तान के कहने पे एक हिंदुस्तान की प्रॉक्सी बन के पाकिस्तान के लेवरेज करना चाहता है। सर, पाकिस्तान के पास अब क्या ऑप्शन है? अब दोबारा अगर दहशतगर्दी होती है करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। अगर उनकी टेरिटरी से इस्तेमाल हुई और उन्होंने हमारी खिलाफ वर्जी की, हमारी टेरिटरी की, तो हमें अगर डीप इनटू अफगानिस्तान भी जाके जो है रिटेलिएट करना पड़ा तो ज़रूर करें। हमारे पास चैलेंज इस वक्त यह है कि पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर पर भी इंडियन अटैक का आपको हमला जो का ख़तरा है उसको अंदेशा जो है उसको रूल आउट नहीं कर सकते। वो ख़तरा भी मौजूद है। मई वाले उस वाक़े के बाद जिसने पाकिस्तान ने चंद घंटों में पूरी जो इंडियन अटैक थी उसको ज़मीन बोस कर दिया था। जब उनके 7 जहाज़ गिर गए तो वो फ़ौरन सीज़ फायर की तरफ चले गए। लेकिन इस वक्त ईस्टर्न बॉर्डर से भी ख़तरा है,
वेस्टर्न बॉर्डर भी आपका जो है ख़तरे में है, और उसी मौके के ऊपर हमारा रोल जो है मिडल ईस्ट के अंदर बहुत प्रोमिनेंटली बढ़ रहा है। हमने सऊदी अरब से एक डिफेंस पैक्ट साइन किया, उसी के नतीजे में वो 8 ममालिक जो गज़ा की सूरत हाल के ऊपर ट्रंप के साथ बैठे हुए थे, उसमें से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर भी शामिल थे। और अब वहाँ जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती होनी है, उसमें भी पाकिस्तान, इंडोनेशिया और आज़रबाईजान के ट्रूप्स का नाम लिया जा रहा है कि हम तीनों ममालिक जो है वहाँ ट्रूप्स प्रोवाइड करेंगे टू इंश्योर दी सिक्योरिटी। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। US प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई रोज़ाना 55-56 दफ़ा वो ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के 7 जहाज़ गिराए थे, और फील्ड मार्शल को वो कभी कहते हैं कि मेरे फेवरेट हैं, पसंदीदा हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं इज़ अ ग्रेट लीडर, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी कहते हैं, लेकिन फील्ड मार्शल को जब वो तारीफ़ी लफ्ज़ों में जिक्र करते हैं उसी एक जुमले के अंदर, तो वो इंडिया वालों को काफ़ी तकलीफ़ में गुजरता है वो लम्हा। आज उन्होंने दोबारा उसका स्टेट सुनिए, आज उन्होंने क्या कहा। The Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. तो आज के प्रोग्राम में हम दोनों इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। अफ़गानिस्तान के साथ क्या बनना है और गज़ा में पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ट्रूप्स भेजने चाहिए या नहीं भेजने चाहिए। जो हमारे साथ मेहमान शख्सियात हैं, पाकिस्तान के नामवर सफ़ीर जमील अहमद साहब हमारे साथ हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। जमील साहब वेरी वार्म वेलकम। जनरल तारिक कुरैशी साहब मारूफ डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ हैं। जनरल साहब आपको भी खुश आमदीद। आबिद शेर अली साहब सीनियर रहनुमा है PMLN से हमारे साथ। आबिद साहब आपको भी वेलकम करते हैं। जमील साहब पहले तो अफ़गान इशू से शुरू कर लें। ये इंस्टेबिलिटी जल्दी से सर से टलती नज़र नहीं आती, हमें क्या करना चाहिए। वहाँ तो पहाड़ियाँ हैं और आप जितना मर्जी अटैक करेंगे अल्टीमेट नुकसान हमारा ही नज़र ज़्यादा आता है, हमें इंगेज मिलिटरीली करना चाहिए। जी दुरुस्त है। ये दरअसल तह दर तह पेचीदियाँ बढ़ती जा रही हैं, इसका इदराक है पाकिस्तान को भी, और पाकिस्तान को इस चीज़ का भी इदराक है कि ईस्टर्न बॉर्डर पे हमें क्या ख़तरात हैं। और इस वक्त मोदी सरकार की बल्कि बीजेपी का फ्यूचर स्टेक पे लगा हुआ है कि तिल मिला रहा है कि किसी न किसी तरीके से वो अपनी खोई हुई, जो ट्रंप साहब ने एक मरतबा नहीं, जिस तरह आपने अभी कहा कि 56 मरतबा जिक्र कर चुके हैं, तो उसकी वजह से वोट बैंक और तमाम चीज़ें इंटरनल उनका प्रेशर पड़ गया है। तो एक तरफ तो वो ख़तरा हो गया ईस्टर्न बॉर्डर का। ये जो वेस्टर्न बॉर्डर है हमारे लिए ज़्यादा पेचीदगी पैदा करता है अफ़गानिस्तान के साथ, क्योंकि आपने अभी खुद ही तो फरमाया कि जब हमने 40 साल आबियारी की, 40 साल तक, और मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने जनरल नसीर बाबर को यहाँ से जाते देखा, अफ़गानिस्तान को वहाँ इंस्टॉल होते हुए, अफ़गानिस्तान के तालिबान को होते हुए देखा, और वो तमाम चीज़ें। तो उससे कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान ने हर लिहाज से, दामे दरहमे सुखने, हर लिहाज से पाकिस्तान ने इनकी मदद की। लेकिन अब ये नहज क्यों पहुँची? इस नहज पर पहुंचने के लिए एक तो अफ़गानिस्तान की अपनी तारीख़ है, लेकिन मैं उनको उनकी तारीख़ का ताना नहीं देना चाहता। लेकिन ये हकीकत है कि जब से पाकिस्तान कायम हुआ, वो उस वक्त से किसी न किसी लिहाज से मुखालफत करते रहे, वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लिहाज से, कभी नेशनलिज़म के बहाने से, कभी किसी और बहाने से। अब पेचीदगी ज़्यादा इसलिए बढ़ गई है कि पहले तो बैत एक शख्सियत पे किया हुआ TTP ने और TTA ने, अफ़गान तालिबान ने। दूसरा ये है कि कंधे के कंधा साथ मिला के एक कॉमरेडशिप के साथ वो एक तवील अरसे तक लड़ते रहे। तीसरी बात उनकी ये है कि वो एक दूसरे को फाइटर्स प्रोवाइड करते रहे इस तमाम दौरान में। और शुनीद ये है अभी कि TTA भी अभी अपने जंगजू इनको देना उन्होंने शुरू कर दिया, विच इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड। जो पाकिस्तानी इलाकों में हमला हो रहा है TTP का, तो आप कह रहे हैं कि TTA भी उनको फाइटर दे रही है। दिस इज़ व्हाट इज़ नाउ द इंफॉर्मेशन पोरिंग इन, एंड विच इज़ मोर डिस्टर्बिंग टू अस। अब ऐसी सूरत में व्हाट आर दी ऑप्शन? हमारे पास ऑप्शन रहते क्या है पाकिस्तान के पास? क्या पाकिस्तान ये दिल से चाहता था कि ये नौबत आए? हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान ऐसे मखमसे में फंस गया है कि या तो अपनी शहादतें कराता रहे, जो काबिल कबूल नहीं है। करे। ये काबिल कबूल नहीं है कि काबिल कबूल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका निचोड़ निकाला जाए सिर्फ एक शेर में कि हम चाहते हैं मगर शहादतों के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, हम चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंगी सही। ये आपके डिफेंस मिनिस्टर ने आज बात कर दी। उनका अगर तर्जुमा शेर में किया जाए तो वो इस तरह कोई बनता है। तो अब रहा सवाल कि इधर से फिर कहाँ, यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब
अफगान तालिबान ने जो अपनी कमिटमेंट दी पूरी दुनिया को दी, पूरी दुनिया को कैसे? अमेरिका के साथ दोहा एग्रीमेंट किया, लेकिन जब वो इंडोर्स हो गया सिक्योरिटी काउंसिल से 2021 के सितंबर में, जब सिक्योरिटी काउंसिल पे उसने उस पर स्टैंप लगा दी, तो दैट हैज़ बिकम नाउ इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट, और वो इंटरनेशनल एक ऑब्लिगेशन है तमाम कौमों पर। अब पाकिस्तान तो वैसे हकीकत में देखा जाए तो पाकिस्तान ने तो आपने अभी ट्रंप को सुन लिया कि फील्ड मार्शल के बारे में उन्होंने बात की, और पाकिस्तान की ताकत पे तो कोई शक नहीं होना चाहिए, ना अफगान को होना चाहिए, अफगान तालिबान को। लेकिन पाकिस्तान अब एक और प्रेशर हमारे पर आने वाला है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की 3 सिक्योरिटी काउंसिल की जो मॉनिटरिंग टीम है, उसने 3 रिपोर्टें सिक्योरिटी काउंसिल को दी हैं, और तीनों में यही बातें की हैं जो पाकिस्तान उनसे कर रहा है, और पाकिस्तान ने उसका एक एजेंडा बना लिया है। पाकिस्तान कहता है कि जी आप सिर्फ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दें, और अफगान सरजमीन के ऊपर इस वक्त तमाम दुनिया जहान के दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं। तो वो एक दहशतगर्द ग्रुप का उन्होंने तजिया करके मॉनिटरिंग टीम ने बात इधर ही ख़त्म नहीं होती है, बात इससे आगे इस तरह बढ़ती है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट मुरतब की। उस रिपोर्ट में उन्होंने उन दहशतगर्द तंजीमों का किया, और फिर कहा कि इस पे अमेरिका और वेस्ट में हमला हो सकता है। तो इसका मतलब अफगान तालिबान को पता नहीं इस चीज़ का इदराक है या नहीं है कि ये तो एक इंटरनेशनली लीगल फ्रेमवर्क ऐसा बन गया है। ये यूएस इंटेलिजेंस की आप कह रहे हैं रिपोर्ट है कि अफगान सॉइल से दोबारा वेस्ट या अमेरिका के ऊपर हमला हो सकता है। तो ऐसी सूरत में तो दे वुड लाइक टू हैव अ प्रिवेंटिव एक्शन। तो प्रिवेंटिव एक्शन में पाकिस्तान मेरे अपने ख्याल में नहीं चाहेगा कि कोई और मल्टीलैटरल फोर्स भी आ जाए। पाकिस्तान काफ़ी है अपनी ताकत दिखलाने के लिए, और पाकिस्तान तो रिस्पॉन्ड कर जनरल साहब से भी इसे पूछते हैं। जनरल साहब, अफगानिस्तान ने तो ऐसा ही है जैसे हमने 40-50 सालों से देखा है, और अगले 40-50 साल भी मुझे अफगानिस्तान बदलता नज़र नहीं आता। स्टोन एज में उनका सोसाइटी का स्ट्रक्चर वही है। हम क्या करें, क्योंकि हमारे तो हमसाए में है, मुसलमान मुल्क भी है, ये भी नहीं कोई कहता कोई दिल करता कि जाएँ और सारों मार दें, नहीं दिल करता कहना, बट वी नीड अ सोल्यूशन। हम अपने बच्चे रोज़ाना शहादतें उनकी नहीं उठा सकते। देखिए, जिस तरह पाकिस्तान ने आपने इंट्रो में कहा कि 45 साल निस्फ सदी हो जाती है, इन्हें अपने सीने से लगाए रखा, तमाम किस्म की फैसिलिटेशन दी, और मेरा ख्याल है दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं होगी जिसने इस तरह का सिला अपने मसलों को दिया हो। सर मिड-70s में ये आना शुरू हो गए थे मेरे ख्याल है, रब्बानी वगैरह और अहमद शाह मसूद, जैसे 50 साल में यूएसएसआर आया, ये आने शुरू हो गए थे। तो हमें सबक सीख के आगे चलना होगा, और हमें वो काम करने होंगे कि जो हमने पहले किए वो ना करें, और जो हमारा दुश्मन, असली दुश्मन इंडिया है, जो वो अफगानिस्तान से मिल के करने की कोशिश कर रहा है, हमारी सक्सेस है कि वो ना कर सके। हम अफगानिस्तान में क्या करें ये बताइए पहले। देखिए, हमें एक तो ये जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके, बट एक चीज़ उनको बड़ा क्लियरली कन्वे हो गया है कि पाकिस्तान अब से हार्ड स्टेट की तरह डील करेगा। पहले जो थोड़ा बहुत लिवरेज आपको देते थे वो अब नहीं मिलेगा। पाकिस्तान हैज़ डिसाइडेड वंस फॉर ऑल कि जैसे हमारे फील्ड मार्शल ने भी कुछ अर्सा पहले कहा कि एक पाकिस्तानी की जान मुझे पूरे अफगानिस्तान से अजीज़ है, और जैसे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम डीप अफगानिस्तान में स्ट्राइक करेंगे। तो पाकिस्तान की तो कैपेबिलिटी है। सर, आपके कैपेबिलिटी का सवाल नहीं है, वो आप में है, आप जाके यहाँ से काबुल स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन ये वो वॉर है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। दूसरी साइड के ऊपर मैंने कहा वो स्टोन एज में रहते हैं। हाँ। तो पाकिस्तान उनके साथ लड़के तो हमारे तो माली तौर पर भी नुकसान है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी आती है, या कोई टेररिज्म की स्पिल ओवर आती है। तो हमें कुछ ऐसी सूरत बनानी है कि जंग में जाए बगैर इंश्योर कर सकें कि वहाँ से टेररिज्म। हमें एक तो ये करना होगा कि अफगानिस्तान और इंडिया का नेक्सस तोड़ें, और वो तोड़ने के लिए और वो तोड़े मैं बताता हूँ आपको, उसको तोड़े। एक तो देखिए, हमारी हम उनकी लाइफ लाइन पे बैठे हुए, आज 18वां दिन है, हज़ारों ट्रक्स लाइंड अप हैं चमन और तुर्खम बॉर्डर पे, और हमें ये प्रेशर तो उन पे कंटिन्यू रखना चाहिए, और रीजनल प्रेशर डालना चाहिए। आप देखें, एक तो तुर्की और कतर आपके साथ मिल गए कि पाकिस्तान की इतनी लेजिटिमेट डिमांड, एक ही डिमांड कि आप इंश्योर करें कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और वो मानते थे। एक तो देखें उनकी सीरियसनेस देखें कि डिप्टी होम मिनिस्टर भिजवा दिए। मैं देख रहा था 5 डिप्टी होम मिनिस्टर्स उनके हैं, एक प्रोविंसेस का है, एक सिक्योरिटी का है, एक इंटेलिजेंस का है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन का था। ये जो मौलवी नजीब साहब थे उसको वहाँ भिजवा दिया। बार बार वो कॉल करते थे काबुल, और फिर रिपोर्टेडली कई कॉल ने दिल्ली में भी की। अब दिल्ली में क्या काम है आपको कॉल करने का? तो यहाँ तक वहाँ इंडिया की, आप कह रहे हैं कि वहाँ से इस्तांबुल से दिल्ली भी कॉल कर रहे हैं। और फिर वो कहते थे हमारी डेलीगेशंस को कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हम हर किस्म की अश्योरेंस देते हैं, लेकिन लिख के हमें नहीं दे सकते। अच्छा, आप हमें ड्राफ्ट दे दें।
अच्छा उन्हें ड्राफ्ट दे दिया, ड्राफ्ट भिजवा देते थे। मतलब ये जो उनकी देखें नॉन सीरियसनेस कि एक अपना मिनिस्टर लेवल का बंदा भी नहीं भेजा। हमें भी चाहिए था कि इसमें देखते कि किस लेवल पे वहाँ रिप्रेजेंटेशन है, कम से कम मिनिस्टर लेवल का बंदा तो वहाँ जाना चाहिए था। बट एक चीज़ बड़ी क्लियर जैसे मैंने हो गई है कि पाकिस्तान अब हार्ड स्टेट की तरह इनको डील करेगा और हमें रीजनल प्रेशर ईरान, ताजिकिस्तान और चाइना के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ मिलाकर इनको डालना चाहिए, इनकी स्पेस कम करनी चाहिए। सऊदी और चाइनीज आपको एंगेज करने चाहिए, वो इफेक्टिव तो वो इनको इफेक्टिव होंगे। और ये जो इंडिया एक्सरसाइज करने जा रहा है त्रिशूल सिरकरी के पास, जो उन्होंने डेट भी देखी ऐसी नदीम भाई दी कि 30 अक्टूबर से 10-11 नवंबर उधर उनका बिहार का इलेक्शन, तो बिहार का इलेक्शन पहला फेज 6 को हो रहा है, दूसरा 11 तक वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो एक लिहाज से उन्होंने भी इनको कहा होगा सर आपको ईस्टर्न बॉर्डर पे चुकन्ना रहना पड़ेगा। देखिए हम चुकन्ना है, हम उस साइड से आप रूल आउट मत करिए कि दोबारा हरकत करें। तो वो देखिए क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन में लोग यही कह रहे हैं शायद हार जाए मोदी, जैसे राहुल गांधी का बयान भी आया है कि मोदी साहब इतना आपको ट्रंप जलील कर रहा है, हर मुल्क में आपका नाम लेके आपकी बेइज्जती करता है। अब साउथ कोरिया में देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा मोदी अपरेंटली लुक्स लाइक ए फादर फिगर बट एक्चुअली ही इज अ किलर। सो आई हैव टोल्ड हिम कि दैट वी विल नॉट डू ट्रेड विद हिम इफ यू फाइट वॉर विद पाकिस्तान। और पाकिस्तान का देखिए हम सब चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं। सर मोदी जितना अंडर प्रेशर है ना, वो आपकी ईस्टर्न साइड से शरारत करेगा, आपको बहुत ज़्यादा हमें उस पर मुतात होना होगा और उन्हें क्लियर कर देना होगा। उन्हें कहें देखिए अगर आपने हमारे 1 इंच भी बॉर्डर क्रॉस किया तो हमारा जो फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है उसमें हम किसी भी हद तक जाएंगे। और अब तो देखिए ट्रंप ने भी कह दिया कि मतलब ही इज अ फील्ड मार्शल एंड इज अ ग्रेट फाइटर। तो उन्होंने तो प्रूव आबिद साहब से ही पूछ लें। आबिद शेर अली साहब, यहाँ बहुत हिकमत दानाई चाहिए, आपकी रियासती ताकत भी चाहिए, उसका इजहार भी होना चाहिए। जब सरहदों का दिफा की या अपनी कौम के बेटों की हिफाजत की बात हो तो आपकी ताकत का इजहार भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ हिकमत दानाई चाहिए इसलिए कि आपका ईस्टर्न बॉर्डर गर्म है और वो आप दोबारा जंग को अभी रूल आउट नहीं कर सकते ऐसी सूरत हाल में। वेस्टर्न बॉर्डर पर ख़तरा कई गुना बढ़ चुका है, क्या करना चाहिए इस पे आप बताइएगा? इसके ऊपर कोई पार्लिमान बैठे, इस पे सर जोड़े, कोई सिलेक्ट कमेटी बनाए डिफेंस सिक्योरिटी के ऊपर, वो बैठे, कोई तरीकाकार बनाए, ब्रीफिंग्स लें। देखिए नदीम मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका, ये बड़ा एहसास किस्म का मामला है। एक तरफ आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, दूसरी तरफ आप अपने मुसलमान रियासत के ऊपर दहशत गर्दी करते हैं, हमारे मुसल्लह अफवाज को टारगेट करते हैं। और पाकिस्तान ने आबियारी की, बिल्कुल ठीक का, 45 साल हमने इनको पाला। अब ये खारदार कांटे बन चुके हैं और ये किसके ही माँ के ऊपर, एक मुस्लिम ममालिक के ऊपर, एक ममलकत इस्लामी के ऊपर हमलावर होते हैं। तो हमने क्या चाहा, हमने अभी मेरे भाई कह रहे हैं कि अमन की खातिर कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, पाकिस्तान ने सीरियस एफर्ट्स की कि इस मामले को वाइंड अप किया जाए। हमने क्या मांगा था कि आप श्योरिटी दें कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी होती है, पाकिस्तान के अंदर जो हमले होते हैं, शवाहिद देने के बावजूद अगर तालिबान तो वहाँ पर सुना है किसी को अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं लेने देते, लेकिन ये रियासत पाकिस्तान है, ये तालिबानों की या उनकी ग्राउंड नहीं है। लेकिन हमने पाला उनको पिछले 45 साल, हमने उनको खाना दिया, हमने अफ़गानों को, लाखों अफ़गानों को, बेयार मददगार अफ़गानों को हमने एज ए मुस्लिम ब्रदर कंट्री अपने सीने से लगाया, अपने घरों में जगह दी, उनको कारोबार में हिस्सेदार बनाया। लेकिन 45 साल के बाद अब वही लोग जैसे प्रॉक्सी इन्होंने फरमाया इंडियन प्रॉक्सी है और मोदी की पूरी कोशिश है कि वाया इस जगह से बिफोर इलेक्शन कि वो पाकिस्तान पर स्ट्राइक करे और अपनी जो बेइज्जती है, जो पीछे उन्होंने पाकिस्तान के साथ पंगा किया, तो अल्लाह के फजलो करम से मुंह की खानी पड़ी और पूरे दुनिया में पाकिस्तान की फ़ौज का, बहादुर फ़ौज का एक नाम हुआ, मुकाम हुआ। ट्रंप जैसे लोग हमारे आर्म फोर्सेस की तारीफ़ करते हैं और माना है कि ये बहादुर फ़ौज है। तो मलिक साहब, पाकिस्तान ने कभी भी, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान और कोई और कंट्री हो, हमने हमेशा हमसायों के साथ बेहतरीन ताल्लुकात की बिना की बात की है। लेकिन
आप हमारा अमन ख़राब करेंगे, आप हमारे घर में घुस के आप हमारे लोगों को मारेंगे, तो मलिक साहब ये अब इसकी हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ साहब की आपने स्टेटमेंट जो हुकूमती बयान है वो यही पॉलिसी है, सारे पाकिस्तान की पॉलिसी। अव्वल हम अमन चाहते हैं, लेकिन आप हमारी सलामती पर हमलावर होंगे, आप हमारी खुद मुख्तारी पर हमला होंगे, तो मलिक साहब फिर किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं होगा। मैं उन लोगों को मुसलमान नहीं समझता जो पाकिस्तान की सरहद पर हमला करते हैं, जो पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज पर हमला करते हैं, वो मुसलमान नहीं हो सकते। उनका एजेंडा और है, वो इंडियन एजेंडे पे जब काम करेंगे तो मलिक साहब हमने तो पूरी सिंसियर एफर्ट्स की, हमारा डेलीगेशन गया, उनसे बात की, उन्होंने कहा जी हम आपको श्योरिटी नहीं देंगे। तो मलिक साहब जब आप मेरे घर पे आके मेरे पे गोली चलाएंगे तो मैं चुप कर, अल्लाह ने हमें एटॉमिक पावर भी बनाया, अल्लाह ताला ने हमें हर किस्म की, हालांकि पाकिस्तान, ये आपने सही फरमाया कि मुआशी हालात के मद्देनज़र रखते हुए जंग पाकिस्तान में किसी सूरत में भी हमें इसे हर सूरत अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जब हमें हमारे गले की तरफ कोई चीज़ आएगी, हमारी जानों को आ ले बैठेगी, तो मलिक साहब फिर हम अपनी सरहदों की भी हिफाजत करेंगे, फिर हम घुस के भी मारना जानते हैं। अगर अमन होगा तो अमन होगी, अगर जंग करना चाहेंगे तो फिर इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और हमने हर किस्म की, देखें यही पूरे पाकिस्तान का, आप भी पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह, आप एक राय कायम करते हैं पब्लिकली टीवी पे बैठ के, ये जो हमारे सफ़ीर हज़रात हैं, जो हमारे एनालिस्ट हैं, जो पैनलिस्ट हैं, वो एक राय कायम करते हैं जो आवाम की तरफ से होती है। तो आप ये राय कायम करते हैं कि डायलॉग अगर इसका हल नहीं है, तो अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जंग की जाए, पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, इंडिया के फंडिंग के साथ, इंडियन जो उनके पास आर्म्स हैं उसके ज़रिए आप पाकिस्तान को कमज़ोर करेंगे, तो इसकी इजाज़त पाकिस्तान हरगिज़ नहीं देगा। पाकिस्तान पूरी कौम अपनी आर्म फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ खड़ी है, किसी मुस्लिम रियासत के ख़िलाफ़ नहीं खड़ी, किसी इस्लामिक स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं खड़ी, उन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ खड़ी है जो हमारी सरजमीन पर, अपनी सरजमीन से लोगों को भेजकर हमारे ऊपर हमला कराते हैं। मलिक साहब उस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हमारी जो अमेरिका के साथ इंगेजमेंट है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पूरा हमारा जो माजी है वो उतार चढ़ाव का ही है, कभी हम फ्रंट लाइन लाए होते हैं और कभी मोस्ट सैंक्शन लाए होते हैं। इस वक्त जितनी यूएस प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हैं तो उसमें हर एक उनकी तारीफ़ के पीछे मुझे कुछ छुपा हुआ उनका मंसूबा नज़र आता है, क्योंकि आम तौर पर इत्तेहादी अमेरिका हमें तभी बनाता है, गले से तभी लगाता है जब उनके फॉरेन पॉलिसी गोल्स होते हैं इस इलाके में। अफ़गानिस्तान के अंदर ISIS दाइश को पाकिस्तानी बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर ग्रुप करने में और पाकिस्तान के लिए ख़तरा पैदा करने में अमेरिका की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी थी अफ़गानिस्तान की, उसने एक रोल अदा किया था। इसी तरीके से तोरा बोरा, आज ख्वाजा साहब ने उसका जिक्र किया, तोरा बोरा बॉम्बिंग में उन्होंने एरियल बम्बार्डमेंट की थी, कहते थे वी विल स्मोक देम आउट, ये प्रेसिडेंट बुश की उस वक्त की स्टेटमेंट थी, लेकिन मिलिट्री को उन्होंने इंगेज नहीं किया। अलकायदा सारी ने बॉर्डर क्रॉस किया, पाकिस्तानी इलाकों में पनागाहें उन्हें मिल गई। तो ये वो ख़तरा है जिससे पाकिस्तान को पेशगी अलर्ट रहना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ख्वाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, अफ़गानिस्तान से रोज़ाना हमले हो रहे हैं, आज भी खबर है कि कुर्रम में कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है, हमारा जवाब क्या होगा, क्योंकि वो बातचीत से तो भाग गए? हमारा जवाब वही होगा जो कर रहे हैं, उसका जवाब जो है उसी ज़बान में दिया जाएगा। इसमें तो कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए, कभी तौर पर शक नहीं होना चाहिए। सर, अफ़गानिस्तान, मैंने ये बात जो है आज से कई रोज पहले भी कह दी थी कि हम ये तहम्मुल या सब्र या भाईचारा, ये मौसम कुछ लोग हैं मलिक साहब, ये फरामोश लोग हैं, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। हम कहते रहे कि जी हमारे मुसलमान भाई हैं, जज्बात का इजहार मैं भी करता रहा इस सिलसिले में, लेकिन वक्त ने साबित किया है कि ये कोई और ज़बान नहीं समझते, ये एक ही ज़बान समझते हैं, और इंशाअल्लाह ताला वो ज़बान जो है ये समझेंगे भी। सर, आपकी मिलिट्री माइट है, आप उसको
जितना ताकत से कुचलना चाहें कुचल सकते हैं, लेकिन वो एक स्टोन एज की सोसाइटी है, आपको उससे जंग करना पाकिस्तान के लिए ज़्यादा कॉस्ट है। हमें कुछ और स्ट्रेटजीज़ लाइक सऊदी अरेबिया या चाइनीज़ कोऑपरेशन के साथ कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए कि इंश्योर करें कि बॉर्डर महफूज हो जाए। कुछ ऐसी हिकमत अमली है जहन में? देखिए ये तो अब दो ब्रादर मुल्कों ने जिनका उन पर इन्फ्लुएंस भी था, उन्होंने पूरी कोशिश की है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हम उनके बड़े ममनून हैं, लेकिन ये लोग नहीं माने, बल्कि मानते थे, एग्री करते थे, ज़बानी कलामी कहते थे कैसे हमसे लिख के ना लो। तो ये लोग जो है जो रिफ्यूज करते हैं कि लिखने से या लिखत पढ़त में या किसी मुआहदे पर दस्तखत करने से, तो ज़बानी तो इनको कोई ज़बानी भी तो इनके अपने लोग नहीं इन पर एतवार करेंगे जिनकी आप बात कर रहे हैं या मैं बात कर रहा हूँ। ये वक्त बताता है कि ये टोटली अनरिलायबल लोग हैं। इस तरह मैंने कहा है कि मौसम कुछ लोग हैं हमारे घर में, हमने इनको बसाया, अपने घर में बसाया। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 60 लाख तक ये लोग यहाँ पे रहे हैं। और हमारे तनूरों से लेके ट्रांसपोर्ट बिजनेस, तनूर तो स्टार्ट तनूर से हुए, ट्रांसपोर्ट बिजनेस इनके पास है, कंस्ट्रक्शन का बिलियंस का बिजनेस है इनके पास है, पासपोर्ट हमारे ले लिए हुए हैं। हम भी तो ऐसे लोग हैं ना कि ऐसे लोगों को पासपोर्ट दिए जिन लोगों का पाकिस्तान के साथ, मट्टी के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं था। तो ये सिलसिला जारी नहीं रह सका मलिक साहब। ये वी हैव टू पुट एन एंड। इनको पता लगना चाहिए। मैं उधर गया, इन्होंने ऑफर की हुई थी कि जी हम इनको, मुझे सूबे का नाम भूल गया है, कि वहां पे जाके बसाएंगे इनको, इन लोगों को वहां पे। उन्होंने कहा ये आप 10 अरब रुपया कर्जे हंसना हमें दे दें, हम आपको वापस कर देंगे और हम इनको वहां पे बसा देते हैं। हमारी तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट थी कि आप बताएं कि ये वापस अगर आ गए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, कि ये पैसे भी हमने आपको दे दिए, चाहे कर्जे हंसना ही सही, लेकिन अगर ये वापस आके फिर दोबारा उसी कार्रवाइयों में मुलव्वस हो गए तो उसका कौन जिम्मेदार होगा, फिर कौन जवाबदेह होगा? इसका उनके पास जवाब नहीं था। और वो प्रूव किया टाइम में जो है इस चीज को कि 3 दफा बल्कि 4-5 दफा जो है पिछले 3 दिनों में इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट होता था, हर चीज जो है फाइनलाइज होती थी। 40-50 घंटे इनके साथ गुफ्तगू हुई है। वहां पे फोन करते थे काबुल में, और काबुल वाले कोई नई बात कर देते थे। अल्टीमेटली इट ब्रोक डाउन। और ये अब जो है ये एलिमेंट जो है, जो परहैप्स मैं सिर्फ ऐसे क्यासराई कर रहा हूँ कि ये आवाज आ रही है ना आपको मेरी? जी आ रही। मैं आप क्यासराई कर रहा हूँ कि ये पहले नहीं था, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि हिंदुस्तान वाला फैक्टर जो है पहले भी मौजूद था, अब ज्यादा विजिबल होके सामने आ गया है। अगर हिंदुस्तान जो है इस प्रॉक्सी वॉर लड़ना चाहता है इनके जरिए हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, तो पहले भी हिंदुस्तान के यहाँ पे ताल्लुकात रहे हैं। मैं जब फॉरेन मिनिस्टर था या माजी में जब डिफेंस मिनिस्टर था, हमने बाकायदा जो है रिटन तो नहीं बल्कि वीडियोज जो है इनकी कई कॉन्सुलेट्स बनी हुई थी, एक नहीं मल्टीपल कॉन्सुलेट्स बनी हुई थी जो हमारे बॉर्डर के साथ इनके शहर थे अफगानिस्तान में, उन्हें इंडियंस की, और इंडियंस वहां से ऑपरेट करते थे। ये बात कर रहा हूँ जब जिन दिनों में वाकया हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल का, और ये उस वक्त भी ये उनके साथ कनाइवेंसी इनकी, हमने तो बड़ी कोएग्जिस्ट किया इनके। जो मेन जो चौक है काबुल के अंदर, मैं 1972 की बात कर रहा हूँ, वहां पे पख्तूनिस्तान का झंडा लगा होता था। हमारे यहाँ पे बड़े मोहतरम लोग थे, जो वो एक आइडियोलॉजिकल इख्तलाफ होना एक अलग बात है, उनको इलाज भी कराना होता था तो बरास्ता काबुल जो है वो रूस जाया करते थे उस वक्त। जो है मैं उन लोगों को बड़ा एहतराम करता हूँ, वो नॉन वायलेंट लोग थे, उन्होंने कोई इस किस्म की बात नहीं की, और अल्टीमेटली पाकिस्तान की सियासत भी उन्होंने बड़ी इज्जत और तौकीर के साथ की। लेकिन ये लोग काबिल एतवार नहीं है। आप बताएं हमारे पास क्या ऑप्शन है?
ये हम आज भी अभी आप कह रहे कुर्म में आज ही हमला हुआ है, और सारी की सारी इस वक्त जो तश्कीलें यहाँ पे पहुंची हुई है ना ओवर लास्ट 1 ईयर, उनकी तादाद 3000 है, और 3000 बंदे जो है आते जाते रहते हैं। तो ये बॉर्डर जो है बिल्कुल उसी तरह मैन होना चाहिए जिस तरह हिंदुस्तान के साथ हमारा बॉर्डर जो है वो बना हुआ है। ख्वाजा साहब, लेकिन इंडिया वाला खतरा भी आपके सर पे ऊपर मंडला रहा है। वहाँ त्रिशूल के नाम से उन्होंने एक्सरसाइज शुरू की है और बिहार के इलेक्शन के साथ उन्होंने उसको जोड़ा हुआ है, तो वो बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर भी आपका किसी वक्त भी दोबारा गर्म हो सकता है। देखें, अपनी इज्जत आबरू के लिए, अपनी तौकीर के लिए जो है ना मुल्कों को रिस्क लेने पड़ते हैं। अल्लाह ताला करम और फजल करे, उसने हमारी इज्जत आबरू अल्लाह ताला ने हमारी रखी। ये जो बनियान महसूस में इंशाल्लाह ताला अगर कोई एडवेंचर जो है हिंदुस्तान ने किया या बरास्ता अफगानिस्तान किया, तो हमें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत बख्शी है, उसकी मेहरबानी होनी चाहिए। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, मेरे कोई शक नहीं है, मेरे ज़हन के जर्रा बार भी कोई शक नहीं है। 25 करोड़ आवाम जो है वो बिल्कुल 25 करोड़ आवाम को ये इत्मीनान होना चाहिए कि उनकी अफवाज जो हैं, उनके बहादुर बच्चे जो इस वक्त सरहदों पे हिफाजत कर रहे हैं, वो इस वक्त भी जाने कुर्बान कर रहे हैं, और बगैर किसी कोई जिसको कहते हैं 3 दफा मेरा स्टाफ ऑफिसर 3 वहाँ पे टर्म्स जो है गुजार चुका है उस एरिया के अंदर जो है। मैं वो एक और टॉपिक मेरे ज़हन में आ रहा था, मैं किसी और वक्त तो उठा छोड़ूंगा कि ये लोग जो हैं सरबकफ हमारे सफाई जिस तरह वो कुर्बानियां दे रहे हैं, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। दुरुस्त है। और इंशाअल्लाह ताला हमें कोई ख्वाजा साहब, गजा वाली सूरत हाल भी हमारे सामने है और गजा के ऊपर भी फौज भेजने का तस्करा हो रहा है, और मुख्तलिफ हुकूमती वज़रा ने कहा कि हमें भेजना चाहिए। गजा में पाकिस्तान, इंडोनेशिया और अज़रबैजान का नाम आ रहा है, पाकिस्तान को फौज भेजनी चाहिए गजा में? देखिए, मैं मुझे नहीं पता इसके स्ट्रेटेजिक फैसला क्या होगा, लेकिन मैं जज्बाती उस जो एक लगाव जो है इस इशू के साथ जो है, उसमें मैं समझूंगा कि अगर हम भेज सकते हैं फौज वहाँ पे, तो हम पाकिस्तान जो है मलिक साहब सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है अमन अफवाज का दुनिया के अंदर जो है, हिस्टोरिकली स्पीकिंग। मैं पर्सनल नॉलेज है मुझे, बसीयत माजी के अंदर भी डिफेंस मिनिस्टर की हैसियत से, फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से हमने ईस्ट तैमूर में, अफ्रीका में बहुत बेशुमार जगह जो है, और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है हमारी जो अफवाज जो है। हम मुख्तलिफ जो मिशन हैं या मुख्तलिफ इस वक्त भी जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो नेवी की 150 और 151 जो एंटी पायरेसी जो है वो पाकिस्तान लीड करता है उसको। सऊदी अरेबिया या यमन के साहिल से लेके इथियोपिया और कीनिया तक जो है वो एक, तो पाकिस्तान के पास ये बड़ी एक्सपर्टीज है। अगर वही एक्सपर्टीज जो है हमें इस्तेमाल करनी हो या उसको डेमोन्स्ट्रेट करना हो गजा में, तो हमारे लिए सादत होगी। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर दिफा हमारे साथ थे। 2-3 नुक्तों के ऊपर ख्वाजा साहब बिल्कुल वाज़ेह हैं कि वतन के दिफा के लिए जो भी कीमत हो वो देंगे, लेकिन दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, और गज़ा के ऊपर उनका कहना है कि ये सादत होगी। ये उनके क्लोजिंग रिमार्क्स है। जमील साहब, गज़ा में ये एक सूरत हाल आपके ऊपर, आपने फ़ैसला लेना है जल्दी, तो क्या हमें फ़ौज भेजनी चाहिए गज़ा में? देखिए, इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं। सिंपल आंसर तो ये है कि हाँ, लेकिन क्यों? वो इसलिए कि आप ना भेजें, इंडिया अपने मुसलमान फोर्स भेजने के लिए तैयार है, और वो तो कज़न है उसका इजराइल का वैसे भी। तो फिर यू हैव अ चॉइस कि या तो आप दूसरे मुल्कों के या वेस्टर्न कंट्रीज से वो भी तैयार बैठे हुए हैं। द पॉइंट इज़ कि पाकिस्तान अलॉन्ग विद रीजनल कंट्रीज एंड योर फ्रेंडली कंट्रीज अगर वो भेजता है तो वो दे वुड डेफिनेटली पहले तो वो देखेंगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, उसका मैंडेट क्या है, और मैंडेट कोई ऐसा तो अगर उसमें रखेंगे तो पाकिस्तान नहीं जाएगा उस पर। मैंडेट अगर रखेंगे कि जी आपने फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती उनसे हथियार दिलवाने, क्योंकि उसमें 20 नुकात में कंडीशंस दी हुई हैं कि हथियार किस सूरत में डालना है। पहले टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बनेगी, फ़लस्तीनियों की बनेगी, फ़लस्तीनियों के सामने हथियार डाले जाएंगे, मल्टीनेशनल फोर्स के सामने तो हथियार नहीं डाले जाएंगे। तो पाकिस्तान जो 20 नुकाती
पहले से पीस प्लान है, उसके मुताबिक जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनेंगे हम श्योर कि उसके मुताबिक और जाना चाहिए। जब उस टर्म्स ऑफ हमारे लोग हैं, हम अगर उनके पास होंगे तो हम जो उसकी अमलदारी कराएंगे 20 पॉइंट्स में, उसमें उनका इंटरेस्ट भी होगा। जनरल तारिक साहब, आपका ईस्ट और वेस्ट बॉर्डर दोनों हमने डिस्कस कर लिया। इसी सूरत हाल में आप सोचते हैं कि हमें गजा में जाना चाहिए, आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, हमारा तो हर बच्चा अवाम जो है फ़लस्तीन के साथ खड़ा होने को तैयार है। हम तो शुरू से फ़लस्तीन की एक मॉरली, एथिकली और हर लिहाज से सपोर्ट करते हैं। तो ये प्रैक्टिकली आपके पास मौका है कि आप गज़ा में जाएं, अपने फ़लस्तीन भाइयों को सपोर्ट करें, और जो आपकी जो प्रोफेशनल का लोहा पूरी दुनिया मानते हैं वहाँ दिखाएं, अपने फ़लस्तीनी भाइयों उनकी मदद करें। और इसराइल को भी पता चलेगा कि बाकियों की फौज में और पाकिस्तान की फौज में क्या फ़र्क है। सर, लेकिन पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी से आपको ये गारंटीज नहीं मांगनी चाहिए कि इंश्योर करें कि हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे कुछ शरारत नहीं करें? बिल्कुल। और देखिए, इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि मुसलमान ममालिक की जो फौज जाएगी उसको OIC से क्लियर होगी, OIC ममालिक उस पर डिसीजन लेंगे, फिर वो जाएगी। बट हमें प्रिंसिपली जाना चाहिए। और जहाँ तक इंडिया का तल्लक है, देखिए, अगर UAE जो हमारा एक ब्रदर मुल्क है और सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरेबिया पे कंसिडर किया जाएगा। सऊदी अरेबिया एक दफ़ा उसको इंडिया को वार्न कर देना कि अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो जो 20-25 लाख इंडियन यहाँ पे हैं उनको मैं वापस भिजवा दूंगा, देखें कैसे मुझे ठीक होता है। तो मेरा ये ख्याल है, जहाँ तक अफगानिस्तान का तल्लुक है, टू कंक्लूड, कि देखिए, हमें बॉर्डर पे जो मैनेजमेंट सिक्योरिटी की, सर्विलेंस की, इंटेलिजेंस की, उसको बेहतर बनाना चाहिए। और जो अगर क्रॉस करके एक तो आना नहीं चाहिए, जो आ गया वो वापस ना जाए, इनको सफाया करें और इंडिया को क्लियर पैगाम भेज दें कि अगर आपने हमारी सॉवरेनिटी को अंडरमाइन किया तो हमारे पास, देखिए, हम न्यूक्लियर ताकत हैं और हम फर्स्ट यूज भी कर सकते हैं और हमारे पास टेक्टिकल वेपन्स भी हैं। तो जरूरत ना करना हमारी सरजमीन को क्रॉस करने की। इंशाल्लाह देखिए, ये लीड बढ़ती रहेंगी और पाकिस्तान तक क़यामत कायम रहेगा इंशाल्लाह। जमील साहब, एक आपसे पूछ लूँ, फिर आबिद साहब की तरफ जाऊँगा। जब हम दोस्त ममालिक का तज़किरा करते हैं, इंडिया और अफगानिस्तान दोनों के लिए सऊदी अरब, कतर, UAE और चाइना में बार बार जोर देता हूँ, चाइना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस रीजन। तो ये चार आप साथ बिठा लें तो फिर आप किसी अरेंजमेंट पे पहुंच जाएंगे। वैसे आपका अरेंजमेंट ना अफगानिस्तान में या कुछ और जगह पे काफ़ी चैलेंजिंग होगा। हमारी कलेक्टिव इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है ना, इन चारों मुल्कों को आपने जो नाम लिया, और उसमें वी बिन डिस्कसिंग दैट, और अल्टीमेटली होना भी यही है, क्योंकि वो अगर होगा तो फिर वो द काइंड ऑफ प्रेशर इट वुड माउंट ऑन तालिबान एंड दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सस्टेन। तो उसकी वजह से ये तो होना ही चाहिए। एक समिट क्यों नहीं हम कॉल कर लेते, इस्लामाबाद में बुलाई, अब कतर को भी, टर्की को भी, सऊदी अरब को भी, चाइना को भी इस्लामाबाद बुलाई। मैं चाहता था उस पर एक जुमले में रोशनी डाल दूं कि इस वक्त जो हमारी उड़ान है फॉरेन पॉलिसी की, इससे पहले नॉन हिस्ट्री में उड़ान नजर नहीं आई है, अब उसका फायदा इन मामलात में उठाना चाहिए। इस्लामाबाद में एक समिट होना चाहिए। एब्सोल्युटली। आबिद साहब, ये प्रोग्रामों के अंदर ही कुछ चीज़ सामने आ जाती है, तो मेरे ख्याल में ये बुरा आइडिया नहीं है कि हम इस्लामाबाद में एक समिट बुलाएं जिसमें दोस्त ममालिक हैं, काबुल को भी आप दावत दें, साथ बिठाएं और एक अरेंजमेंट करें, और वो अंडर प्रेशर होंगे कि आपके सामने वो कंसीड करें कि हाँ उनका इलाका इस्तेमाल हो रहा है, और वो इंश्योर करें कि आइंदा से नहीं होने देंगे। और OIC के चार्टर में भी है। बिल्कुल। मेरा नहीं ख्याल कि मलिक साहब उनको अंडर प्रेशर इस तरह के टैक्टिक्स से किया जा सकता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है कि क्योंकि हम ही ने उनको पाला हुआ है, हम ही ने उनको जवान किए, वो हमारे हाथों ही में बने हैं, और अब वो हमारे ऊपर बरस पड़े तो हम अपने जो क्या है कि ये खारदार कांटे हमें अच्छे तरीके से निकालने आते हैं। तो ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी कि वी कॉल समिट अगर इस्लामिक कंट्री का, क्योंकि ऑलरेडी जो मेन इस्लामिक कंट्रीज़ है वो बकौल भी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उनका शुक्रिया अदा किया, तो ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं। अगर वो उस लेवल पे गुफ्तगू नहीं होती तो मलिक साहब ये बेसूद होगी ये एक्सरसाइज। लेकिन हमने इंश्योर करवाया है उनको अपनी गुफ्तगू में, डायलॉग में, कि अगर आपने सरहद पार दहशतगर्दी पाकिस्तान पे की तो उसका हर कीमत पे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस पे किसी किस्म का कोई अबाम नहीं। ये वो कतर भी इस पर ऑन बोर्ड है और भी इस्लामिक कंट्रीज इसके ऊपर ऑन बोर्ड है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये टाइम ज़ाया करने वाली बात है, जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर हमने कोशिश की, एक अपनी एफर्ट्स की है कि उनके साथ पीसफुली हम अपने मामलात को लेकर चलें। अगर वो इंसर्जेंसी नहीं रोक सकते तो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक अपने दफा के लिए फिर कहीं भी करने का हक बेजानब है।
जनरल साहब, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? समिट टाइम वेस्ट ऑफ टाइम होगा या एफर्ट करनी चाहिए? वेस्ट ऑफ टाइम तो नहीं होगा। डिप्लोमेसी को, बातचीत को टाइम देना चाहिए। चले पाकिस्तान ना कराए, सऊदी अरेबिया करा ले, कोई और चाइना करा ले, कोई मुल्क कराए, बातचीत करनी चाहिए। आपकी ताकत का इजहार होगा अगर इस्लामाबाद में होगी तो। हाँ, वो हजार होगा, बट देखिए उसमें ये भी है कि तालिबान रिफ्यूज ना कर दे कहीं, तो वो आपने इंश्योर करना होगा जब आपके दोस्त मुल्क बैठे होंगे। हाँ, इंश्योर करना होगा। और आई थिंक अच्छी सजेशन है, और हमें बातचीत का एक मौका साथ रखना चाहिए। मल्टी लेटरल जो है स्ट्रेटजी को चलाना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस वक्त इस बात का तकाजा है कि हम मल्टी लेयर्ड और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखें, और उसमें सबमिट एक शामिल है। उसके बगैर खाली सिर्फ काइनेटिक एक्शन हम कर सकते हैं, सारों को पता है, और वो तो फैसला है हमारा, लेकिन उसके साथ साथ ऑल अदर एफर्ट्स शुड गो कंकरेंटली, साथ साथ चलना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जैसे मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी है, डिप्लोमेसी को भी बात करने दें, पॉलिटिकल लेवल पे एंगेजमेंट रखें, मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल एंगेजमेंट रखें, रीजनल अप्रोच पे प्रेशर डाल कर रखें, तो सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड। सर, एक काबिल साहब आपसे सवाल नहीं पूछेगा, गजा में फौज भेजने के मतलब आपकी क्या राय है? मुख्तसर एक या दो जुमलों में। मलिक साहब, देखें, अल्लाह ने पहले हमें अपॉर्चुनिटी दी, सऊदीया से हमारे ताल्लुका जो भी जॉइंट स्टेटमेंट आई कि सऊदीया पे हमला और पाकिस्तान पे हमला तस्वर किया जाएगा। बहसीत मुसलमान ये हम सब का अकीदा है कि अगर वो रियासत जो बरसों से, दहाइयों से इसराइल की जारियत का शिकार है, लाखों बेगुनाह बच्चे मुसलमान शहीद हुए, अगर उनकी हिफाजत पर हमें अपने जवानों को मामूर करने का मौका मिला तो बिल्कुल ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र भी है। ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड एक अपॉर्चुनिटी होगी, बिल्कुल अवेल करनी चाहिए, ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र होगी। आबिद शेख, मील अहमद साहब और जनरल तारिक साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।